सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। आज हम माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। सो इससे पहले हमें पता है कि वी हैव थ्री टाइप ऑफ मेजर सब्सटेंसेस, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अगर इन तीनों की माल एब्जॉर्प्शन होगी तो इनमें क्या क्या डिफरेंस होगा। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द साइन एंड क्लिनिकल फीचर अकरिंग इन फैट माल एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन। तो इस चीज़ को भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे नोट करें। अगर वी हैव फैट माल एब्जॉर्प्शन, अगर फैट माल एब्जॉर्प्शन हो जाए, माल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले कि बॉडी के अंदर जो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है उसकी इनहिबिटेड एब्जॉर्प्शन होती है, एब्नॉर्मल एब्जॉर्प्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ माल एब्जॉर्प्शन। अगर फैट की माल एब्जॉर्प्शन हो जाए तो फैट माल एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे। तो फैट क्या होता है, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होते तो ये स्टूल के अंदर रहते हैं और ये फीटी स्टूल बनाते हैं। ये फीटी स्टूल जो है इसको हम स्टीएटूरिया कहते हैं, ठीक है। अब ये अक्सर पेल होते हैं अगर इसके अंदर जो है बाइल नहीं होता, और बाइल के अंदर बिलिरुबिन होता है, ठीक है। तो अगर बिलिरुबिन जो है नहीं होता तो ये क्या होते हैं, पेल रहेंगे और ये एल्यूमिनियस स्टूल बनाएंगे, नहीं ज़्यादा मिकदार में स्टूल होगा और ऐसा स्टूल होगा जो कि फ्लोट करता हो, क्योंकि फेट्स होते हैं स्टूल के अंदर। तो ये स्टूल जो होता है फ्लोट करता है और ये ग्रीसी होता है और इसका स्मेल जो होता है फॉल की तरह होता है, यानी फॉल स्मेलिंग होता है। और इसके साथ साथ लॉस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो जाती हैं। सो वी हैव स्टीएटूरिया। इन दिस केस इफ वी हैव फैट माल एब्जॉर्प्शन देन वी विल हैव स्टीएटूरिया। स्टीएटूरिया होगा हमारे पास, क्या होगा स्टीएटूरिया, दैट इज व्हाट, दैट इज द फैटी स्टूल। एंड पेल होगा स्टूल, स्टूल जो है पेल होगा, स्टूल विल बी पेल इफ एब्सेंट, इफ एब्सेंट बाइल, अगर बाइल इसके अंदर नहीं है, यानी बाइल के अंदर बिलिरुबिन नहीं होगा, सो नो बिलिरुबिन, दैट्स व्हाई इट विल बी पेल बिलिरुबिन। सो नो बिलिरुबिन, नो बाइल, द स्टूल विल बी पेल। स्टूल जो होगा वो क्या होगा, ग्रीसी होगा, ग्रीसी होगा और ये क्या करेगा, फॉल स्मेलिंग करेगा, ठीक है। इसका स्मेल जो है फॉल की तरह होगा। स्टूल विल बी ग्रीसी एंड फॉल स्मेलिंग, और इसके साथ साथ लॉस होगा फैट सॉल्युबल विटामिन्स का, ठीक है। लॉस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन इसमें होगा। ये जो स्टूल है ये स्टूल फ्लोट होगा, फ्लोटिंग होगी, यानी ये स्टूल जो है ये स्टूल इस तरह होगा कि ये क्या, जैसे ये क्या है, फ्लोट कर रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास फैट माल एब्जॉर्प्शन के केस में होता है। देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की माल एब्जॉर्प्शन हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स माल एब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स माल एब्जॉर्प्शन, ये जो शुगर्स होते हैं अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं वाटर को। लेट्स से दिस इज द लिमन ऑफ द स्टोमक, ये क्या है, ये इंटेस्टाइन, ये क्या है, इंटेस्टाइनल लिमन है। एंड दीज आर दी ब्लड वेसल, ये इसके साथ क्या है, ब्लड वेसल है। तो अगर इसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होता है, इफ दिस इज ग्लूकोज, फैट कार्बोहाइड्रेट की माल एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो स्टूल के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा होगा, दिस इज इंटेस्टाइन। और ये क्या है, ब्लड वेसल हैं। तो स्टूल जो है इसमें ग्लूकोज का लेवल जो है ज़्यादा होगा, दिस इज ग्लूकोज, और इसके लेवल जब ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, ये अपनी तरफ जो है वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, H2O की अट्रैक्शन जो है करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी भी ज़्यादा हो जाएगा, पानी ज़्यादा होता है और इस वजह से फिर डायरिया होता है, क्या होता है, डायरिया होता है। सो इस केस में क्या होता है, वाटरी डायरिया होगा। सो देयर विल बी वाटरी डायरिया बिकॉज ग्लूकोज अट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द ब्लड टू द इंटेस्टाइनल इम्यून। तो यहाँ पर वाटरी डायरिया होगा, ये बात आपने याद रखना है कि अगर कार्बोहाइड्रेट की माल एब्जॉर्प्शन हो जाए सो वी हैव वाटरी डायरिया। इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन वी विल हैव वाटरी डायरिया। और इसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। इस वजह से क्या होगा, डायरिया होगा। ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या होता है, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, दिस इज कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन। देन वी हैव प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन। अगर प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन सही ना हो तो क्या होगा, प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन नहीं करता। एंड वी नो दैट अगर प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो लॉस ऑफ प्रोटीन होगा, यानी खासकर अल्ब्यूमिन, लॉस होगा ऑफ अल्ब्यूमिन का, और इस वजह से फिर हमारे पास एडीमा होगा। ये एडीमा क्यों होता है, क्योंकि जब ब्लड में अल्बुमिन का लेवल जो है जब कम हो जाता है तो इस वजह से फिर क्या होता है, ब्लड जो होता है वो थर्ड स्पेस में जाता है और इस वजह से एडीमा हो जाता है। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ माल एब्जॉर्प्शन। इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल वी हैव फैट माल एब्जॉर्प्शन, वी हैव कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन एंड वी हैव प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन। तो जो फैट माल एब्जॉर्प्शन है इसमें स्टीएटूरिया है, स्टीएटूरिया होगा, ठीक है। वी विल हैव स्टीएटूरिया, स्टीएटूरिया जो है पेल इफ एब्सेंट नो, ये क्या होगा, इसका कलर पेल होगा। ग्रीसी फोर्स मीनिंग स्टूल जो होता है इसको हम स्टीएटूरिया बोलते हैं और ये फ्लोट करता है, स्टूल इज फ्लोटिंग एंड देयर इज अ लॉस ऑफ विटामिन व्हिच आर सॉल्युबल इन फैट्स। कार्बोहाइड्रेट केस में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है वाटर को, तो इस वजह से वाटरी डायरिया होगा इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन। और ये बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट या शुगर मॉलिक्यूल। प्रोटीन में लॉस ऑफ अल्बुमिन होगा, हाइपोअल्बुमिनीमिया, जिसको हम हाइपो
अल्ब्यूमिनीमिया भी बोलते हैं, यानी लो लेवल ऑफ अल्ब्यूमिन इन द ब्लड इज कॉल्ड एज हाइपोअल्ब्यूमिनिमिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीलिक डिजीज। सीलिक डिजीज में क्या होता है? सीलिक डिजीज में ये इस तरह होता है कि जब हम वी हैव सीलिक डिजीज, इन सीलिक डिजीज में हम हमारा जो बॉडी का निज़ाम है, गैस्ट्रिक सिस्टम जो है, खासकर बच्चों में, उनमें जो एक किस्म का सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिन। ग्लाइडिन के खिलाफ जो है वो रिएक्शन होता है, यानी इंटॉलरेंस टू ग्लाइडिन अकर, ठीक है। यानी बॉडी जो होता है ग्लाइडिन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन होता है जो कि ग्लाइडिन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूटीन सेंसिटिव इंटेरोपैथी। तो ग्लाइडिन और ग्लूटीन के बारे में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं कि जो ग्लूटीन होते हैं, ग्लूटीन या ग्लूटन जो होते हैं, ये असल में इसके अंदर एक होता है ग्लाइडिन और एक होता है ग्लूटिनिन, ग्लूटिनिन। तो ग्लूटीन के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद होते हैं, ग्लाइडिन एंड ग्लूटिनिन। तो अगर हम जनरल बात करें तो हम ग्लाइडिन ग्लूटीन का नाम लेते हैं, और अगर हम मोस्ट स्पेसिफिकली जब बात करते हैं सीलिएक डिजीज के अंदर तो हम जो है ग्लाइडिन का नाम लेते हैं। अब इसकी वजह यह है कि जो ग्लूटीन है इसके अंदर जो इम्यूनोजेनिक कंपोनेंट है वो क्या है, ग्लाइडिन, जो इम्यूनिटी सिस्टम को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो है ये एक्टिवेट करते हैं, या जो डेंजरस चीज़ें वो क्या है, असल में ग्लाइडिन है। सो ग्लाइडिन जो होता है ये पैथोजेनिक कंपोनेंट है, पैथोजेनिक है, ये जो है पैथोजेनिक कंपोनेंट है, पैथोजेनिक कंपोनेंट ऑफ ग्लूटीन। तो इसमें असल चीज़ जो है ये है जो बॉडी को जो है डिस्टर्ब करते हैं। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आल्सो कॉल्ड एज ग्लूटीन सेंसिटिव इंटेरोपैथी, या सीलिएक स्प्रू का नाम भी बोलते हैं। तो इसको हम ये बोलते हैं ग्लूटीन सेंसिटिव, यानी बॉडी जो होता है वो ग्लूटीन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी ग्लूटीन जो होता है वो बॉडी नहीं यूज कर सकता, ठीक है, यानी उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। सीलिएक स्प्रू भी इसको बोलते हैं। अब असल में ऑटो इम्यून होता है डिस्ट्रक्शन, देयर इज ऑटो इम्यून मीडिएटेड इंटॉलरेंस ऑफ ग्लाइडिन, यानी बॉडी जो होता है, बॉडी ग्लाइडिन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंटॉलरेंस का मतलब क्या है, बर्दाश्त नहीं करना। अब ग्लाइडिन के बारे में क्या लिखा है, ग्लूटीन प्रोटीन। ग्लाइडिन क्या है, एक ग्लूटीन प्रोटीन है विच इज फाउंड इन द व्हीट, बार्ले एंड रे। तो ये आपने याद रखना है कि ग्लाइडिन व्हीट, बार्ले और रे के अंदर जो है मौजूद है। तो जब भी हम खाना खाते हैं, कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है, अक्सर जब 6 माह से लेकर 2 साल तक उम्र में ये जो है ज़्यादा होता है, और इस दौरान बच्चे को खाना जब हम शुरू करते हैं, जब लेट से एक बच्चा है जो कि 6 माह का है, 6 माह तक हम बिल्कुल प्योर दूध देते हैं, जब बाद में 6 माह से या बाद पीछे जो है 2 साल तक जब हम उसको थोड़ा खाना शुरू करते हैं, तो जब वो खाना हम स्टार्ट करते हैं तो पहले ही दिनों में उसकी जो है डायरिया वगैरह जो है हो जाती हैं, और इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये क्या है, इसीलिए एक डिजीज़ हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसने अभी अभी खाना शुरू किया, उसको गंदम हम खाते हैं, बरले रे, तो इसमें ग्लाइडिन था, और वो ग्लाइडिन वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पहले वो दूध पीता था, वो तो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अभी क्योंकि वो ऐसी चीज़ें खाता है जिसमें ग्लाइडिन है, और इस पेशेंट का, इस बच्चे का सिस्टम इस तरह है कि वो ग्लाइडिन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अभी उसको जो है साइन एंड सिम्टम जो है ऑफ सीलिएक डिजीज जो है शुरू हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसके अलावा जो है ये आपने याद रखना है कि ये जो सीलिएक डिजीज है ये एसोसिएटेड है HLA-DQ2 और HLA-DQ8 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो निमोनिक है I ate too much gluten at dietary queen, तो इसका मतलब क्या है, I ate too much gluten and dietary queen, तो 8 का मतलब DQ8 एंड DQ2, D मीन dietary queen, डी मीन DQ, सो HLA-DQ2 एंड HLA-DQ8 आपने याद रखना है। और ये नादरन यूरोपियन जो लोग होते हैं डिसेंट्स, इसमें जाता है, ये सीलिएक डिजीज ज़्यादा होती हैं। अब कौन सी जगह है जो सीलिएक डिजीज इसको इफेक्ट करते हैं, सो दैट इज द डिस्टल ड्यूडनम एंड प्रॉक्सिमल जेजुनम, यानी जेजुनम और जो ड्यूडनम है इसका जो जंक्शन है उसके ऊपर जो है ज़्यादा होती है इसकी लोकेशन, और इस वजह से मालअब्जॉर्प्शन होती है, ऑस्टियाटूरिया होता है, जो कि हमने डिस्कस किया क्या होता है। ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें तो ग्लूटीन फ्री डाइट, यानी हम वो चीज़ें खाएंगे जो ग्लूटीन से क्या हो, फ्री हो। तो ये हमारे पास क्या है। अब अगर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की बात करें, जनरली सीलिएक डिजीज से बाहर आके अगर हम जनरली माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की बात करें तो उनमें क्या क्या सिम्टम है, सो इट कैन काज डायरिया होगा, स्टियाटूरिया होगा, वेट लॉस है, वीकनेस, विटामिन एंड मिनरल डिफिशिएंसी, ठीक है। एंड वी स्क्रीन फॉर फीकल फेट्स, यानी सोडन स्टेन, ये आपने याद रखना है कि इन लोगों के हम क्या करते हैं, पहले से जो है उसका फीकल फेट चेक करते हैं, इसकी स्क्रीनिंग करते हैं। अब यहाँ पर सीलिएक डिजीज जो है, सीलिएक डिजीज में एक और चीज़ जो होते हैं क्लिनिकल फीचर्स, तो इसमें क्लिनिकल फीचर की भी बात कर लेते हैं। चेक इन बच्चों का, इन पेशेंट्स का जो सिस्टम होता है गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन वो ख़राब होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर डिस्कस कर लेते हैं इस खाने में। तो जो सीलिएक डिजीज के पेशेंट होते हैं उनके क्लिनिकल फीचर या सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ठीक है। सिम्टम्स, तो सिम्टम इस तरह होंगे जिस तरह लेट से उनका पेट जो होता है ख़राब होता है, ठीक है। तो सिम्टम्स जो है इस हिसाब से होंगे। सिम्टम्स में हमारे पास क्या होता है, फ्लैटुलेंस होगा, फ्लैटुलेंस जो है इसके अंदर होगा, इन्फेक्शन के अंदर, यानी बाद माद जिसको हम बोल सकते हैं, और सिंपल अल्फाज में ब्लॉटिंग जो है, यानी गैस में जो होता है बॉडी के अंदर जो है इंटेस्टाइन के अंदर, ये चीज़ें होंगी। और इसकी वजह क्या होगी कि इसका जो है
डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सही नहीं है। क्रोनिक डायरिया होगा, उसको डायरिया होगा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्रोनिक डायरिया। इन पेशेंट को क्या होगा, क्रोनिक डायरिया होगा। स्टियाटूरिया जो अभी हमने पढ़ा कि है स्टियाटूरिया, ठीक है, इसको क्या होगा, इन लोगों को, इन पेशेंट्स को स्टियाटूरिया भी होगा, जो कि क्या है, फैटी स्टूल है, दैट इज फॉल्स मीनिंग। एंड देन वी हैव FOT, फेलियर टू थ्राइव, ये बच्चे सही से जो है ग्रोथ नहीं करेंगे। एंड देन वी है आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है इसमें नहीं होती, तो इस वजह से यहाँ पे इस लोकेशन पे ड्यूडनम पे क्या होते हैं, खासकर आयरन की जो एब्जॉर्प्शन होती है, तो चूंकि यहाँ पे ड्यूडनम भी इन्वॉल्व होता है, तो इस वजह से आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने क्या एक चीज डिस्कस की है कि ये जो हमारे पास सीलियक डिजीज है, इट इज एसोसिएटेड विद डर्माटाइटिस एपिडिफार्म, ठीक है। तो ये जो सीलियक डिजीज है ये अपने इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू के सीलियक डिजीज के साइन एंड सिम्टम देंगे पीरियड के एमसीक्यूज में, उन्होंने एपिडिफार्म को भी डिस्कस किया होगा। तो आपने इसे क्या पिकअप करना है कि ये सीलियक डिजीज है जो कि डर्माटाइटिस हर्पेटिफार्म के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। तो डर्माटाइटिस हर्पेटिफार्म क्या होता है, इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डर्माटाइटिस हर्पेटिफार्मस, डर्माटाइटिस हर्पेटिफार्मस। सो डर्माटाइटिस हर्पेटिफार्मस जिस तरह नाम से एक स्किन कंडीशन होते हैं, ठीक है। सो इट इज हर्पीज लाइक लेजन होते हैं इसमें, हर्पीज लाइक लेजन्स होते हैं ऑन स्किन, स्किन के ऊपर जो होते हैं हर्पीज की तरह लेजन होते हैं। और ये जो होते हैं इसमें IgA की डिपोजिशन होती है। इसकी वजह क्या होते हैं, जो डर्मल पिपिलाई होते हैं उसके नीचे क्या होती हैं, IgA की डिपोजिशन होता है, ठीक है। सो इट इज कॉज्ड बाय IgA डिपोजिशन बिलो डर्मस या इन डर्मल पिपिलाई, ठीक है। डर्मल जो पिपिलाई होते हैं उनके नीचे IgA की डिपोजिशन होती है, ठीक है। और ये रिजल्ट करता है जिस तरह सीलिक डिजीज भी जो है, जब ग्लाइटीन कंटेनिंग फूड का खत्म करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं इसको खाना, तो सीलिक डिजीज भी सही हो जाती है। इस तरह ये भी जो है रिजॉल्व, ये भी क्या होता है, रिजॉल्व हो जाता है विद ग्लूटेन या ग्लूटीन फ्री डाइट। अगर हम ऐसा डाइट खाएंगे जिसमें ग्लूटीन नहीं होता तो फिर डर्माटाइटिस हर्पेटिफार्म भी क्या होता है, ठीक हो जाता है। इसका जो है पिक्चर जो है यहाँ पे दिखाया गया है मेड हेरो 18 विकिपीडिया से। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ डर्माटाइटिस हर्पेटिफार्म, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, इसका जो डायग्राम है वो यही है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अलावा यानी एक तो डर्माटाइटिस हर्पेटिफार्म, इसके अलावा इसमें डिक्रीज बोन डेंसिटी, बोन की जो डेंसिटी होती है यानी बोन जो है भी कमजोर हो जाते हैं। आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया होता है, जिस तरह हमने डिस्कस किया। मॉडरेटली इंक्रीज रिस्क ऑफ एडिनो मैलिग्नेंसी दैट इज टी सेल लिम्फोमा, तो इसमें जो सीलियक डिजीज होता है इसमें टी सेल लिम्फोमा के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डी ज़ाइलोस टेस्ट जो होते हैं वो इसमें एबनॉर्मल होते हैं, डी ज़ाइलोस टेस्ट जो होते हैं वो इसमें एबनॉर्मल होता है। नाउ यू नो शुड नो दैट, अभी डी ज़ाइलोस टेस्ट के बारे में हमने जो है पहली बात की है। ये क्या होता है, डी ज़ाइलोस इज अ शुगर, ये टेस्ट हमने उधर लिखा भी है पिछले टॉपिक्स में। तो डी ज़ाइलोस टेस्ट जो होता है ये क्या होता है, एक शुगर है जिस जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जिस तरह एब्जॉर्ब होता है उस तरह बाहर जो है एक्सक्रीट होता है। तो अगर हमारे पास दो प्रॉब्लम होते हैं, एक होता है पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम, एक होता है म्यूकोजल डैमेज प्रॉब्लम या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। तो डी ज़ाइलोस टेस्ट जो होता है ये हमने पढ़ा था कि पेंक्रियाट के जो एंजाइम्स होते हैं उसके ऊपर ये डी ज़ाइलोस के एब्जॉर्प्शन डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एक सिंपल शुगर है। तो अगर हमारे पास पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी हो जाए, यानी पेंक्रियाट जो एंजाइम जो है एक्सोक्राइन एंजाइम रिलीज करता है, माइलेज लाइपेज प्रोटीज, ये जो खासकर इस केस में जो हमारे पास माइलेज हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के साथ ताल्लुक रखते हैं। तो अगर एंजाइम का पेंक्रियाज जो होता है इन एंजाइम को रिलीज नहीं करता तब भी जो है डी ज़ाइलोस जो है एब्जॉर्ब होता है। अगर रिलीज भी करता है तब भी जो है डी ज़ाइलोस रिलीज होता है। तो पेंक्रियाज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी में डी ज़ाइलोस टेस्ट नॉर्मल होगा ना। हम इसको चेक किस तरह करते हैं, हम खाते हैं 25 ग्राम और इस को हम को हम क्या करते हैं, ब्लड और ग्लूकोज लेवल के अंदर चेक करते हैं, इसके ग्लूकोज लेवल चेक कर लेते हैं कि डी ज़ाइलोस की एब्जॉर्प्शन हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन अगर हमारे पास इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगा, जैसे कि सीलियक डिजीज में क्या होता है, विलस एट्रोफी होती है, विलाई जो होते हैं खराब हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जब डी ज़ाइलोस टेस्ट लेते हैं, शुगर लेते हैं 25 ग्राम, तो वो क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। तो इस वजह से डी ज़ाइलोस बॉडी के अंदर स्टूल के साथ जाएगा बाहर, और वेरी वेरी लिटिल और नो लेवल ऑफ डी ज़ाइलोस विल बी सीन इन द ब्लड और यूरिन। तो हम कहेंगे कि डी ज़ाइलोस टेस्ट इज नॉर्मल इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल डैमेज। और सीलियक डिजीज जो होता है इसमें इंटेस्टाइनल डैमेज होता है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को जो है डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, दिस इज ग्लूटीन, ये क्या है, ग्लूटीन है। इस ग्लूटीन में हमें दिखता है कि ये क्या है, एक्टिवेट करता है ग्लाइडीन, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लाइडीन होता है, यानी ग्लूटीन
ग्लूटीन के अंदर स्पेसिफिकली क्या होते हैं, ग्लाइडीन होते हैं। ये ग्लाइडीन जो होते हैं बॉडी के अंदर आता है और यहाँ पर इसके ऊपर टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज जो कि आपने याद रखना है ये मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, इसको डीइमिनेट इमाइनो ग्रुप जो होते हैं ग्लाइडीन से निकालते हैं। सो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज ये जो होता है डीइमिनेट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डीइमिनेटेड ग्लाइडीन। ठीक है, तो ये ग्लाइडीन जो होता है डीइमिनेट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, डीइमिनेटेड ग्लाइडीन। ये डीइमिनेटेड ग्लाइडीन जो होता है यहाँ पे आता है और यहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं ये इसको क्या कहते हैं, लेते हैं और यहाँ पर HLA-DQ2 और एड सिस्टम भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, इस ग्लाइडीन को प्रेजेंट करते हैं टू द टी सेल्स। टी सेल जो होते हैं इंटरफेरॉन गामा और इंटरल्यूकिन 21 भी रिलीज करते हैं और साथ में इसको बी सेल के सामने पेश करते हैं और इससे बी सेल जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। बी सेल जब एक्टिवेट होता है तो वी नो दैट बी सेल प्रोड्यूस antibodies and then B cell produce anti-tissue transglutaminase into anti-deaminated ग्लाइडीन और एंटी-इंटिमाजिल एंटीबॉडीज। तो 3 किस्म के एंटीबॉडीज जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे क्या है, विलाई हैं, ये जो है हेल्दी हैं, दीज आर दी हेल्दी विलाई। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम को जो है यहाँ तक ये पार्ट जो है इसको हम यहाँ पे ऊपर दिखाते हैं तो इसके अंदर एक होता है विलस एट्रोफी। अगर हम विलाई को देखें यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है नॉर्मल विलाई है, ठीक है, दीज आर दी नॉर्मल विलाई। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है, एट्रोफी ऑफ दी विलाई यानी डिक्रीज हो गई साइज में। इस तरह यहाँ पर एपिथेलियम जो होता है, ये जो एपिथेलियल सेल होता है इसके बीच में इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। तो ये जो सेल्स हैं ब्लू में ये क्या हैं, ये लिम्फोसाइट्स हैं जो कि एपिथेलियल के बीच में है। सो दे आर कॉल्ड एज इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ग्लाइडीन जो होता है इट इज डीइमिनेटेड बाय टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज और जो डीइमिनेटेड ग्लाइडीन होता है दैट इज इम्यूनोजेनिक होता है और इट इज कंज्यूम्ड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट है कंज्यूम्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंटेड टू टी सेल। ठीक है, टी सेल जो होता है, अब यहाँ पर जो होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपने याद रखना है, इसको भी लिख लेके इसमें सीलिक डिजीज में टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टी सेल जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सेल मीडिएटेड टिश्यू डैमेज जो होते हैं यहाँ पर हो जाते हैं सेल के जरिए से एंड एंटीबॉडीज जो है आर प्रेजेंट ओवर हियर। सो यहाँ पे जो है आपने ये चीज़ें डिस्कस की, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सीरोलॉजी में क्या देखेंगे हम, सीरोलॉजी में हम जो है कुछ एंटीबॉडीज 3 एंटीबॉडीज MCQs के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है आपने याद रखना है। प्रेजेंस ऑफ AGA एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज दैट इज IgA-TTG, T mean tissue transglutaminase, anti-endomysial antibodies and anti-deaminated glycan peptide antibodies. So these are the 3 types of antibodies that are present inside the celiac disease and this is very very important with respect to MCQ. So then we have हिस्टोलॉजी में क्या होगी, लॉस ऑफ हिस्टोलॉजी में भी आपने याद रखना है 3 चीजें होंगी, लॉस ऑफ विलाई होगी, म्यूकोजल एट्रोफी होगी एंड क्रिप्ट की हाइपरप्लेजिया होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें ये क्या है, विलस एट्रोफी है। ठीक है, म्यूकोजल जो है एट्रोफी, ये विलस एट्रोफी विलाई जो है लॉस हो जाएंगे और क्रिप्ट जो होते हैं एंड इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स जो कि अभी हमने डिस्कस किए। एक और चीज यहाँ पे क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया होगा। ठीक है, जो क्रिप्ट्स होते हैं उसकी हाइपरप्लेजिया होगा। सो लॉस ऑफ विलाई म्यूकोजा की एट्रोफी होगी, विलाई की एट्रोफी होगी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया होगा और क्या होगा, इंट्रा एपिथेलियल जो है लिम्फोसाइट्स होंगे जो कि यहाँ पर ये वाले जो है अभी हमने डिस्कस की इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। सो दिस इज सीलिएक डिजीज, ये क्या है हमारे पास सीलिएक डिजीज है। तो विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने एग्जाम की तैयारी करना है तो ये चीज आपने जरूर याद करनी है। तो सीलिएक डिजीज में हमने क्या पढ़ा, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सीलिएक डिजीज सबसे पहले मालाब्सोर्प्शन सिंड्रोम में डायरिया होता है, स्टियाटूरिया होता है, वेट लॉस, वीकनेस, विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी और इसमें क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं फीकल फैट्स के लिए, सुडनस्टेन। फिर सीलिएक डिजीज होता है, सीलिएक डिजीज होता है ये एक ऑटो इम्यून मीडिएटेड इंटॉलरेंस होता है ग्लाइडीन के, जिस इज ग्लूटीन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी बोलते हैं, ऐसे इंटरसेप्ट प्रॉब्लम जिसमें ग्लूटीन के लिए सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, ऑटो इम्यून मीडिएटेड इंटॉलरेंस ऑफ ग्लाइडीन। और इसमें क्या होता है, जो ग्लाइडीन होता है वो वीट, बेरले और रे में याद रखना है, इसमें HLA-DQ2 एंड HLA-DQ8 याद रखना है। ठीक है, और ये जो है नॉर्दर्न यूरोपियन डिस्टेंस में ज्यादा होते हैं। इसके लोकेशन आपने याद रखना है कि जो कि डिस्टल ड्यूनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम जो होता है वहाँ पे जो है इसमें ही मोस्ट कॉमन लोकेशन है। ट्रीटमेंट अब कम करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं, वो खुराक देंगे। इसका ट्रीटमेंट यही है कि वो खुराक दे, वो फूड यूज करे जिसमें ग्लाइफिन जो है ग्लूटीन नहीं हो। इसके अलावा जो हमारे पास सीलिएक डिजीज है दिस इज एसोसिएटेड डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस, और बोन की जो डेंसिटी है वो कम होगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा और मेलिग्नेंसी जैसे कि टी सेल लिम्फोमा के चांसेस जो होते हैं ज्यादा होंगे। एलोस्टेस इसमें एबनॉर्मल होता है और ट्रीन एंटीबॉडीज IgA टिश्यू ग्लाइटामिनेज एंटी इंडिमाजियल एंटी डीइम्यूनेटेड ग्लाइडीन पेप्टाइड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। हिस्टोलॉजी में हमारे पास विलाई की लॉस होगी, म्यूकोजल एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया और इंट्रा एपिथेलियल सेल जो हैं लिम्फोसाइट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है मेनली सिम्टम्स जो है हमने डिस्कस किए। सिम्टम्स में हमने क्या क्या पढ़ा, सिम्टम्स में हमने फ्लैटुलेंस, ब्लॉटिंग यानी गैस, क्रोनिक डायरिया होगा,
फैटी स्टूल होगा, फेलियर टू थ्राइव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव और iron deficiency anemia होगा. Then we have discussed dermatitis herpetiform, which has herpes-like lesions on the skin caused by a hair deposition in the dermal papillae and resolve होता है with lutein free diet. So this is dermatitis herpetiformis. ये जो है हमारे पास क्या है, dermatitis herpetiform.